नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, जब उपलब्धि अभिप्रेरणा को मापने के लिए मैक्लीलैंड ने चित्र पर आधारित TAT का उपयोग किया, उस समय शक्ति अभिप्रेरणा को मापने के लिए विंटर ने किस चीज का उपयोग किया था। आपको बता दें कि मैक्लीलैंड ने अचीवमेंट मोटिवेशन को मापने के लिए, जिसे अब नीड फॉर अचीवमेंट कहा जाता है, को मापने के लिए इन्होंने TAT का प्रयोग किया था, जो कि चित्र पर आधारित था। उसी समय शक्ति अभिप्रेरणा यानी कि पावर मोटिवेशन को मापने के लिए विंटर ने जिस चीज का प्रयोग किया था वो शाब्दिक सामग्री था, यानी कि वर्बल मटेरियल के आधार पर इन्होंने शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया था। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सिद्धांतकार का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित सिद्धांत या प्रकल्पना दी हुई है। टॉमकिंस, स्कैटरसिंगर, स्मिथ और इल्बर्ट लेजारस। तो आपको ध्यान होगा कि संवेग के सिद्धांतकार हैं। वहीं आपको संवेग के प्रकल्पना सिद्धांत में दिया हुआ है कि आयामी मूल्यांकन, वैयक्तिक आशय, मुख्य प्रतिपुष्टि प्रकल्पना, स्थिति की अव्यक्त उत्प्रेरणा। तो हम देखें तो टॉमकिंस जो थे वो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस दिए थे। इनका मानना था कि हम चेहरे की अभिव्यक्ति से संवेग उत्पन्न भी कर सकते हैं और उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो आप मिलाएंगे पी को थर्ड से, यानी टॉमकिंस ने मुख्य प्रतिपुष्टि परिकल्पना। स्कैटरसिंगर जो जानते हैं कि आप संवेग का संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था 1962 में। तो आप मिलाएंगे इससे स्थिति की अव्यक्त उत्प्रेरणा और मूल्यांकन। आप देखेंगे क्योंकि इनका संवेग का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो कि मूल्यांकन करने पर आधारित था, तो आप क्यू को मिलाएंगे 4 से। वहीं स्मिथ और इस वर्ड ने आयामी मूल्यांकन की बात की थी, तो आप इसको मिलाएंगे फर्स्ट से। और लेजारस जो कि आप जानते हैं, रिचार्ड लेजारस ने 1991 में संवेग का संज्ञानात्मक सिद्धांत ही प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैयक्तिक रूप से हम उद्दीपक का जिस तरह से मूल्यांकन करते हैं, संवेग उत्पन्न होने की संभावना वैसे ही होती है। तो लेजारस को आप मिलाएंगे सेकंड से। तो इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो आपको मिलेगा 3, 4, 1 और 2, और वो ऑप्शन में मिल रहा है ए में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रतिपक्ष वकील प्रायः अभियोजक के चश्मदीद साक्ष्य का विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई विटनेस टेस्टमनी की बात की जा रही है कि जो प्रतिपक्ष वकील होता है वो विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? कि चश्मदीद साक्ष्य के अधिकतर भूल जाने की संभावना होती है। एक विश्वासपूर्ण साक्षी प्रायः सही होता है, नहीं हो सकता है। किसी चश्मदीद साक्षी की स्रोत त्रुटियां गलत पहचान करने का कारण हो सकती हैं। चश्मदीद साक्षियों की दृष्टि की कमजोरी से उसका साक्ष्य अवैध हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो सही प्रतीत हो रहा है, किसी चश्मदीद साक्षी के स्रोत त्रुटियों की गलत पहचान करने का कारण हो सकती है। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है यानी संक्षिप्त व्याख्या, और उसके संबंधित क्या एक शब्द बनेगा, नामावली क्या होगी, जिसमें आपको महामारी विज्ञान है, संलक्षण है, प्रभाव क्षेत्र और प्रचलन है। तो एक निश्चित समयावधि के दौरान होने वाले नए रोगियों की संख्या, तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रभाव क्षेत्र, जिसे इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे इंसिडेंट लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सही होगा इंसिडेंट, यानी कि थर्ड, यानी कि पी का होगा थर्ड। आप मिलाएंगे यहां पे थर्ड से। वहीं रोग विवरण अथवा किसी जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का अध्ययन, तो आप अवश्य ही महामारी विज्ञान से इसे मिलान करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं रोग वितरण अथवा किसी जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है? महामारी विज्ञान में किया जाता है। वहीं
अगला प्रश्न है, किसी प्रदत्त समयावधि में कुल जनसंख्या में सक्रिय रोगियों की संख्या, यानी कि जो रोगी सक्रिय हैं उनकी संख्या की बात कर रहे हैं, तो ये आपको मिलाएंगे 4 से, यानी कि प्रचलन से, जिसे प्रिविलेंस कहेंगे आप। तो और लास्ट बचता है कि लक्षणों का समूह जो एक साथ प्रकट होता है, तो ये अवश्य ही संलक्षण होगा, सिंड्रोम होगा, जिसे आप मिलाएंगे सेकंड से, यानी कि सिंड्रोम से। तो अवश्य ही आप कूट में जब देखें तो कूट में आपको ऑप्शन मिलेगा 3, 1, 4 और 2, और आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है, लोग अपने शरीर के आसपास बफर क्षेत्र बनाए रखते हैं। वहीं तर्क दिया हुआ है, आप जानते हैं कि अवश्य ही लोग अपने आसपास एक तरह का निश्चित क्षेत्र बनाकर रखते हैं, तो ये ऑप्शन अभिकथन सही है। वहीं तर्क की बात करें, वैयक्तिक स्थान की मात्रा निकट के अन्य लोगों की परिचितता पर निर्भर करता है, यानी कि जो आपका वैयक्तिक स्थान है, आप अगर अपने पुरानी जगह हैं तो अवश्य ही जो वैयक्तिक स्थान होगा आपका विस्तृत होगा, क्योंकि आपसे लोग परिचित होंगे, आपका एक निश्चित क्षेत्र होगा। लेकिन आप नई जगह पर पहुंचते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपसे कितने लोग परिचित हैं, उस पर निर्भर आपका वैयक्तिक स्थान करता है। तो इस आधार पर देखें तो आपका तर्क भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है, तर्क सही है, लेकिन अभिकथन की व्याख्या तर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है लोग अपने शरीर के आसपास बफर क्षेत्र बनाए रखते हैं, जिसके लिए ये स्पष्टीकरण नहीं है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न की बात करें, मिलग्राम के प्रयोग में, मिलग्राम ने आपको पता है कि यह आज्ञाकालन यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रकार, आज्ञाकालन पर इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया था, उसी पर यह बना हुआ है। मिलग्राम के प्रयोग में जिन प्रयोज्यों पर बड़े विद्युत आघात लगाए गए, उन्होंने यह तर्क दिया कि वे लोग अपनी क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी नहीं थे। इससे अमानवीय क्रियाओं को करने की स्वेच्छा के संबंध में कई प्रश्न पैदा होते हैं। यह कारण से था, माने किस कारण से था? क्योंकि मिलग्राम ने आज्ञा कारण पर एक प्रयोग किया था, जिसमें अधिगमकर्ता और शिक्षक के रूप में 2 सहभागियों को रखा गया था, जिसमें जो शिक्षक था जिसे सिखाना था वो सिखाता था, लेकिन अधिगमकर्ता के गलती करने पर उसे विद्युत आघात दिया जाता था, और वह आघात जितनी बार गलती करता था उसमें बढ़ता जाता था। तो इनका कहना है कि उन्होंने यह तर्क दिया था कि वे लोग जो अपनी क्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं थे, इससे यानी कि प्रयोग में बड़े विद्युत आघात लगाए गए। किसको? बड़े विद्युत आघात लगाए गए। इससे अमानवीय क्रियाओं को रोकने की स्वेच्छा के संबंध में कई प्रश्न पैदा होते हैं। तो यानी कि यह कारण क्या था? क्योंकि वहां पर क्या होता था कि आज्ञा दी गई थी, यानी कि जो शिक्षक के रूप में सहभागी कर रहा था वह अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए वहां पर क्या होगा, वैध प्राधिकारी के अनुपालन कर रहा था उनका। तो अवश्य ही आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो फ्राइड के अनुसार ईड आक्रामकता तथा लैंगिक वृत्तियों से संचालित होता है। यह युंग के आदर्श के तदनुसार है, जिसे कहते हैं, आप जानते हैं कि फ्राइड ने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की, जिसमें ईड जो कि प्लीजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है, सुख के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अवश्य ही उसमें आक्रामकता तथा लैंगिक वृत्तियां अधिक पाई जाती है, जिसके द्वारा वह संचालित होता है। इसी को युंग ने अपने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या कहा, तो उसमें उन्होंने क्या इसे शैडो कहा था, यानी कि प्रतिछाया कहा था। तो अवश्य ही आपका ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो स्तर 1 और स्तर 2 की योग्यताओं के बीच जेनसन, आप जानते हैं जेनसन ने बुद्धि के जो सिद्धांत दिया उसमें लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2 के नाम से इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसमें एसोसिएट एबिलिटी तथा कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की गई थी। में अंतर अनुसार द्वारा दर्शाए गए अंतर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें स्तर 1 की योग्यता लक्षण नहीं है, यानी कि फर्स्ट लेवल की बात की जा रही, एसोसिएट एबिलिटी की बात की जा रही है। तो यहां पर आपको ऑप्शन में देखना है कि किसमें
जो लेवल फर्स्ट था यानी एसोसिएट एबिलिटी की बात थी, वो लक्षण किसमें नहीं है? इसमें उद्दीपन संबंधी सूचनाओं का तंत्रिकीय पंजीकरण समीकरण सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये एसोसिएट एबिलिटी में आएगा। इसमें सापेक्षता सूचनाओं संबंधी स्थानांतरण रचनांतरण न होना सम्मिलित होता है, यानी कि यहां पर एक तरह से रचनांतरण की बात कर रहे हैं, तो ये सम्मिलित न होता, ये भी सही है। यही बात करें, यह अमूर्त है, यह लेवल फर्स्ट में नहीं आता है, क्योंकि जब हम कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी में अमूर्तता यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी आती है, तो अवश्य ही यह जो ऑप्शन होगा वह नहीं होगा, यानी 18 का जो सही होगा वो सी सही होगा। वहीं अगला दे रहे हैं कि यह सापेक्षता विभिन्न नस्लीय समूहों में संगामी रूप से वितरित होता है, तो यह भी सही है, तो ऑप्शन आपको मिल रहा है सी। अगले प्रश्न को देखें तो किसी कार्य संगठन की कार्यकुशलता सर्वोपयुक्त गैप दिया हुआ है द्वारा परिभाषित होती है, तो आपको देखना है कि जो कोई भी कार्य संगठन होता है उसकी कार्यकुशलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए, संगठन की दुर्लभ और मूल्यवान संसाधनों के अधिक उपयोग के लिए, अधिकतम मात्रा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने के लिए, और पहल नम्यता विकास और परिवर्तन के साथ अनुकूलन के उच्च स्तर के लिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी कार्य संगठन की कार्यकुशलता उसकी सर्वोत्तम यानी कि वह सर्वोपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि वह संगठन के दुर्लभ और मूल्यवान जो संसाधन होते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है, यानी कि किसी भी चीज का अधिक से अधिक उपयोग करना उसकी कार्यकुशलता को सर्वोपयुक्त ढंग से परिभाषित करता है, तो अवश्य ही आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। वहीं अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित व्यवहार परक आत्मनियमन कार्यक्रम के 5 प्रमुख चरणों को प्रारंभ से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो व्यवहार परक आत्मनियमन कार्यक्रम है उसके ये 5 चरण दिए हुए हैं, जो कि अव्यवस्थित है, इसे आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे बाद में कौन सा होगा। तो आप देखेंगे कि दिया हुआ आधार रेखा को आंकड़े एकत्रित करना, पूर्व स्थिति और अथवा परिणामों को रूपांतरित करने के लिए एक योजना का विकास करना, समस्या व्यवहार का निर्देशन करना, कार्यक्रम को लागू करना। आप देखेंगे कार्यक्रम लागू सबसे अंत में होता है, और व्यवहार को मापते रहना, पूर्व स्थिति और परिणामों की पहचान करना। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आएगा कि समस्या व्यवहार का निर्देशन करना, इसको आप देंगे फर्स्ट नंबर। वहीं आधार रेखा के आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि यहां पर आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, आप 2 नंबर देंगे। और फिर पूर्व स्थिति और परिणामों की पहचान करना 3, और पूर्व स्थिति और परिणामों को रूपांतरित करने के लिए एक योजना बनाना, इसे 4 देंगे, और अंत में उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो यह इस आधार पर आप देखेंगे तो आपको कूट में मिलेगा 3, 1, 5, 2 और 4। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मित्रों में अधिक शेयर कर सकते हैं, ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिल सके। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।